During the outlining of lecture, we discussed regarding elements of financial management and principle of financial management. In this part, we shall discuss only elements of financial management, but we shall also talk about this principle of financial management. I mean to say, this element of financial management and this principle of financial management two are very important aspect, and if educational finance has to be understood, it can be understood only in terms of the elements of financial management and principles of financial management. So we shall talk about principle of financial management, but that will be discussed later in a separate part. This part is largely related to the elements of financial management. So the education system in India has been consistently plagued by the inadequacy of resources. रिसोर्स क्रंच ज़्यादा है यहाँ, और हम लोगों ने पीछे के लेक्चर के माध्यम से जाना कि मतलब पुअर स्टेट, अंडर डेवलप्ड स्टेट, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड डेवलप्ड कंट्रीज़, और यूएसए वगैरह की भी बात की कि वहाँ भी उन लोगों को कंस्ट्रेन है, और बहुत सारे टीचर की नियुक्ति वो एडहॉक बेसिस पे इसलिए करते हैं कि उनको बहुत सारी सैलरी नहीं देनी पड़ी, उनका फिर पेंशन वगैरह का जो बेनिफिट है और भी अदर बेनिफिट है सो नहीं देना पड़े। और यदि इसका हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो ये कह सकते हैं कि दिस इज़ ए वर्ल्ड प्रॉब्लम। लेकिन हम मुख्य रूप से अपने डेमोक्रेसी की बात करें, अपने कंट्री की बात करें, तो हमारे फंड का क्रंच है, स्टेट वाइज भी क्रंच है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी क्रंच है, ब्लॉक वाइज, और फिर एक बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, गैप है in terms of a state, region, and like that. So the education system in India has been consistently plagued by the inadequacy of resources. This underlies the necessity for efficient and equitable management of whatever financial resources become available. तो हमारे पास चूंकि कम है तो हमको और सावधानी से खर्च करना है, क्योंकि आपके पास यदि पैसे थोड़े ज़्यादा हों तो उसमें थोड़ी सी इधर उधर की गुंजाइश भी है, यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। दी टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ऑफ एजुकेशनल फिनांस आर फिनेंशियल एजुकेशनल फिनांस के दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कोर एलिमेंट्स ऑफ व्हाट, ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, और दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। सो यदि हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें, जिसका ज्ञान, जिसकी ज़रूरत, जिसका नॉलेज, जिसका डिलीवरेशन ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें एक एस्पेक्ट है कोर एलिमेंट्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, और दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। खास के वैसे तो ये कॉमन बातें हैं, फिनेंस मैनेज करने के कोई 100 तरह के तरीके तो है नहीं, फिर भी it is more specifically important for the country like us. But as I told, we shall not talk in this part regarding this principle of financial management. We shall only talk in terms of the elements of financial management. And what are the elements? Elements कौन कौन है? पहला, the first element is mobilization, मतलब रिसोर्स का उपाय करना, जुगाड़ करना। यू कैन ऑल्सो से मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। द सेकेंड इज डिप्लॉयमेंट। कहाँ? जैसे आप जानते हैं कि पारा मिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया, वैसे ही यहाँ फिनांस के डिप्लॉयमेंट पे है। और तीसरा जो हमारा कोर एलिमेंट्स है वो क्या है? जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। So this is important, distribution. This is most important. So there are three key elements in the process of financial management, and those are mobilization,
डिप्लॉयमेंट एंड जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम फिनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन की चर्चा करेंगे। दैट इज पार्ट ए। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन। दिस implies the mobilization of adequate resources for education from various sources like government contribution, students fees and voluntary contributions from the community। मतलब वैसे भी हम लोगों ने देखा कि फंड कहाँ कहाँ से आता है, पीछे के लेक्चर में और पिछले लेक्चर जो हम लोगों ने किए उसमें भी। लेकिन जो मोबिलाइज करेंगे मुख्य उसमें गवर्नमेंट से, स्टूडेंट के फीस से, या फिर कोई वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वहाँ से फंड का जुगाड़ करना, उपाय करना। दैट इज रिलेटेड टू फिनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन। एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फिनांस इन इंडिया is the fees collected from students, but the funds primarily come from central and the state governments। थोड़ा सा तो फीस से आता है, लेकिन बल्क जो अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से मिलती है। फी चार्जिंग फ्रॉम ए स्टूडेंट इज नॉट सिमिलर वर्ल्ड वाइड। एक जैसा मतलब होता भी नहीं है, हो भी नहीं सकता है। द चार्जिंग ट्रेंड इज फ्रॉम नो फीस टू 25% और मे बी इवन मोर। और स्कूलों के क्रम में, यूनिवर्सिटी के क्रम में हम लोगों ने फंडिंग के नेचर को देखा था, तो ये जाना कि शुरू की जो शिक्षा होती है वो उसमें फंड गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है, फिर ग्रेजुअली घट जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि द चार्जिंग ट्रेंड इज फ्रॉम नो फीस टू 25% और मे बी इवन मोर। ये फीस का मतलब जितनी आवश्यकता है रिसोर्स की उसका 25% फीस से ले ले तो इट इज़ टू ह्यूज। यहाँ तो बहुत दिक्कत है हम लोग के यहाँ उतना लेने देने के लिए। कम से कम पब्लिक इंस्टीट्यूशन में तो संभव है नहीं, बाकी वो तो 100% भी प्राइवेट ले ले कोई हर्ज नहीं है, बल्कि मोर देन 100% ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनदर सोर्स इज प्राइवेट फंडिंग which however has yet to pick up to be of any real consequence, क्योंकि वो वेलफेयर नेचर के कारण और फिर शुरू की शिक्षा की महत्ता को देखते हुए ये संभव भी नहीं है इफ द ह्यूमन रिसोर्स हैज टू ग्रो। दूसरा जो हमारा है ये फिनेंशियल रिसोर्स डिप्लॉयमेंट। अब रिसोर्स मोबिलाइज हो गया, अब क्या करेंगे उसका। सो रिसोर्स डिप्लॉयमेंट इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। इन एन efficient resource deployment mechanism entails the allocation of resources among the various components। एक लेक्चर में हम लोगों ने कहा यूनिट और होल, तो बाइफर्केट करके किनको कितना उसी में हटाना है। रिसोर्स डिप्लॉयमेंट इज टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन और सदुपयोगी ढंग से हो सके उसकी बात कर रहा है। दिस अंडरलाइंस the need for evaluating the comparative utility of the various constituents of expenditure। मतलब आपके पास 20 तरह की आवश्यकता है, अब आपको फंड डिप्लॉय करना है तो कहाँ करेंगे, तो उसमें एक आवश्यकता में एक कंपटीशन होगा, फिर देखना पड़ेगा कि किस यूनिट को ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं ये तो नया लैब खोल रहा है, बिना लैब के क्लास चल ही नहीं सकता है, ठीक है वो डिपार्टमेंट को थोड़ा काट दो। एंड दिस डिसीजन इज वेरी टफ but it has to be taken क्योंकि फंड ज़्यादा नहीं है। This also helps in allocating resources in a manner that the programs are run with utmost efficiency। अब ये नहीं कि किसी को आप खरीद दिए और सबको थोड़ा थोड़ा बांट दिए प्रसाद की तरह, ये भी आप नहीं कर सकते फंड ये डिप्लॉयमेंट में, क्योंकि जिसको आप दीजिए, जिस पर्पस से दीजिए, उस पर्पस में इन्वेस्ट करने के बाद वो रन करना शुरू। अब पता चला कि एक पार्ट आज खरीद दीजिए, दूसरा पार्ट कल, और फिर ये 2 साल में ये भी खराब हो गया और दूसरे को भी दे दिए, उसको भी यूज़ नहीं हुआ। तो ये सब डिसीजंस लेना पड़ेगा जुडिशियसली, एंड फॉर दिस देयर इज द नीड ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। रिसोर्स डिप्लॉयमेंट ऑल्सो सेव्स फ्रॉम एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि प्लानिंग रहती है, सब कैलकुलेटेड रहता है, सब चीज़ का दाम पता रहता है, सब की यूटिलिटी पता होती है, और तब फिर आदमी डिसीजन लेता है। And the next is, that is the third part, financial resource generation and distribution। रिसोर्स जनरेशन मतलब अपने से जनरेट करिए, इंस्टीट्यूशन। रिसोर्स जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द थर्ड एलिमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज। एंड efficient system of financial management would ensure the emergence of an inbuilt process of resource generation।
इनबिल्ट मैकेनिज्म होगा रिसोर्स जनरेशन का. The educational institution are expected to explore new avenues of resource generation. Due to resource generation and distribution, any unexpected expenditures are adequately made. This also not allowed to disturb the academic priorities of the institution in any institution. तो जब आप फंड जनरेट करते हैं, और जनरेट का मतलब यह है कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के भीतर चाहे वो किस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करते हैं. कोई एग्जांपल देना उतना सटीक इसलिए नहीं लग रहा है कि उसके अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस कम हो गया और फिर भी वो 75% के दायरे में आता है, तो फिर रीएडमिशन वगैरह का कंसेप्ट है फंड जनरेशन का. फिर भी वो यदि वेलफेयर देखेंगे तो वो भी और फिर स्टूडेंट यूनियन और हंगामा वगैरह का डर है. लेकिन कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा फंड जनरेशन का, क्योंकि जो डे टू डे की फंक्शनिंग में कुछ ऐसा खर्चा जाता है, हर साल आना ही आना है, इनएविटेबल है, जिसके लिए कहीं कोई उपाय नहीं है. तो उसकी व्यवस्था कहाँ से? तो कुछ लोग उपाय देते हैं, जैसे आप सीएलसी देते हैं, उसमें कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, कुछ और सर्टिफिकेट यदि देते हैं उसमें ले सकते हैं. लेकिन उसका एक माइनस रिपरकशन भी है कि यदि वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करने लगा तो गड़बड़ है. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे कि जैसे लेसन प्लान का वो फॉर्मेट छपवा के आपको देगा. अब वो कॉस्ट उसका मान लीजिए कि एक कॉपी के छपवाने का कॉस्ट उसका 100 रुपया है तो आपसे 500 रुपया लेता है. इफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज डूइंग द सेम, उसमें दो प्रॉब्लम आ सकता है. एक तो ये प्रॉब्लम यह है कि लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इस तरह से बिजनेस कर रहा है, वो फिर भी ठीक है. लेकिन दूसरा ये है कि इंस्टीट्यूशन का जो हेड है वो उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना शुरू करता है. इट बिकम्स मोर डेंजरस एनीवे. बट if the institution has to sustain and has to maintain some peculiar expenditure that comes in the way, he or she has to manage the resource, and rather he or she has to generate the resource. So this is all about this part of the lecture in which we discussed the elements of financial management. और जैसा कि हमने कहा कि there are two important aspects, कोर एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, कोर एलिमेंट्स की चर्चा हम लोगों ने की, और उस क्रम में देखा कि देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कोर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट एंड रिसोर्स जनरेशन एंड distribution. Hopefully you have understood all the related aspects. So thanks for the part. Thank you.